स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक, तो स्ट्रक्चर के डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स को प्रेजेंट किया। ठीक, तो जो उन्होंने देखा या पाया उसको लेकर के उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दी, यानी कि मॉडल्स बताए। तो वो क्या थे मॉडल्स? ठीक है, तो और उनके मॉडल्स को लेकर के फिर फाइनली जो आज के समय में आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं वो मॉडल कैसे निकल के आया, तो उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज जो पहला जो मॉडल हम ले रहे हैं, देखिए क्या है वो। नंबर 1, फ्रेडरिच मिशर इन 1869, राइट। तो इन्होंने क्या कहा डीएनए के बारे में? ही आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। उन्होंने ये पाया कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक, अच्छा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि उपस्थित रहता है कहां? न्यूक्लियस में। ही टर्म्ड इट न्यूक्लियन। उन्होंने इस एसिडिक सब्सटेंस को न्यूक्लियन नाम दिया, राइट। दिस कंपाउंड वॉज लेटर रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज बाय अल्टमैन इन 1899। उसके बाद ये जो न्यूक्लिन था, ठीक, इस न्यूक्लिन को बाद में चलकर के न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया गया क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, या होती है। तो ये किसने दिया बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम? अल्टमैन ने 1899 में दिया। ठीक है, तो ये पहला मॉडल था, ठीक है, जो कि फ्रेडरिच मिशर ने दिया था डीएनए को लेकर के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर और समय बीतने के बाद लगातार रिसर्च होती रही और एक और मॉडल निकल के आया लेविन के द्वारा, जो कि 1910 में दिया गया था, राइट। अब उन्होंने क्या कहा डीएनए के बारे में? ही फाउंड दैट डीएनए कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एज वेल एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक, उन्होंने ये पाया कि जो डीएनए है उसमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है, इसके साथ साथ उसमें डीऑक्सीराइबोज भी होता है। ही कैरेक्टराइज्ड 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए, और वो ये भी जानने में कामयाब हो गए कि इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, डीएनए में। तो अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए। पहले तक तो यही पता था कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर एक स्टेप और आगे बढ़े तो पता चला कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है, और इवन इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। ठीक है, यहां तक की कामयाबी मिल गई। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड जो आया एल्विन, ठीक है, चरगैफ। ठीक, इन्होंने इन 1950 में अपना मॉडल दिया। अब इन्होंने क्या कहा? ही स्टेट्स दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डीएनए की जो आपने, अब तो हमें पता चल चुका कि डीएनए किस तरीके का होता है, तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें डबल स्ट्रैंडेड निकल के आती है, यानी कि 2 लाइंस आती है। ठीक है, तो उनको स्ट्रैंड कहते हैं। एक लाइन स्ट्रैंड हो गई तो डबल स्ट्रैंड, यानी कि 2 लाइन वाला। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 2 लाइन से मिलके बना है, जैसे कि रेल की पटरियां। ठीक है, द रेशियोज बिटवीन एडेनाइन एंड थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। इनका जो रेशियो रहने वाला है, ठीक, किनका? एडेनाइन का, थायमिन का, ग्वानिन का और यहां तक कि साइटोसिन का, ये कांस्टेंट रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, बराबर मात्रा में मौजूद रहेंगे। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या बताया? देखिए कि एडेनाइन और थायमिन, जितने एडेनाइन उतने थायमिन, और जितने ग्वानिन उतने साइटोसिन, और इन दोनों का ही रेशियो, ठीक है, 1 के बराबर रहने वाला है। यानी कि एडेनिन और थायमिन जितने होंगे उतने ही ग्वानिन और साइटोसिन भी होंगे, और इसीलिए रेशियो क्या माना गया? 1 माना गया। तो ये 3 मॉडल्स थे, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर के। आइए जो एक और जो मॉडल है, जो कि लेटेस्ट मॉडल और आज के टाइम की बताता है बात, जो आप एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर आज के समय में देखते हैं, वो मॉडल किसने दिया उसके बारे में बात करते हैं।
देखिए अब हम जो डीएनए का अगला मॉडल है उसके बारे में बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, वो है ये मॉडल एक्चुअली में, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि लेटेस्ट मॉडल आप इसको बोल सकते हैं। ये दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक। कब दिया था? 1953 में दिया था, राइट। ही प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द डीएनए स्ट्रक्चर on the basis of X-ray diffraction. One of the important features of this model was the complementary base pairing. चलिए देखिए बात को समझते हैं। ये जो इन्होंने प्रपोज किया, किन्होंने प्रपोज किया? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया। कब प्रपोज किया? 1953 में प्रपोज किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक। अच्छा, डबल हेलिक्स का मतलब हो गया कि दो लाइन जो पैरेलल चलती है और चुटिया नुमा शेप में गुथी रहती है, ठीक है, इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, और ये उन्होंने किसके बेसिस पर कहा? ये उन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन नाम की टेक्निक के बेसिस पर कहा, ठीक है। अच्छा, जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है ये स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के काम आती है, ठीक है। अच्छा, और इस इनके मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि जो बेस पेयरिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक तरफ की स्ट्रैंड जो है उसके जो आपको बेस पेयर्स पता चल जाएं तो दूसरी तरफ की स्ट्रैंड के जो बेस पेयर्स होंगे उनको आप अपने आप ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये पता चल गया तो इधर वाले अपने आप ही पता चल जाएंगे, उनके प्रेडिक्शन अपने आप ही हो जाएगी। उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है फीचर? नंबर 1 फीचर क्या है? डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन पहले कर चुके हैं। द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट while the nitrogenous base is project inwards, ठीक है। देखिए, यानी कि जो जब लाइन बनेगी, एक बार देखिए मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए ये जब हमारी एक स्ट्रैंड है तो जो स्ट्रैंड जो बन रही है, ठीक है, ये स्ट्रैंड एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है, ठीक है। इस स्ट्रैंड में माना जा रहा है कि इसका बैकबोन क्या है? बैकबोन में शुगर ऐड है प्लस फॉस्फेट ऐड है, ठीक है। देखिए आप, शुगर ऐड है और फॉस्फेट ऐड है। अच्छा, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन वगैरह जो है वो कहां है? इनवर्ड्स है, यानी अंदर की दिशा में है। ऐसी दूसरी तरफ की भी चेन आ रही है तो उसमें तो चेन तो क्या बन गई? बैकबोन बन गई, ठीक है। और चेन के अंदर कौन से पार्ट हो गए? शुगर और फॉस्फेट हो गया। और जो नाइट्रोजन है वो कहां है? वो इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये बताना चाह रहा है। सेकंड फीचर, ठीक, सेकंड क्या है? द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वन चेन हैज 3-5 पोलैरिटी द अदर हैज 5-3 पोलैरिटी। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर, मतलब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा जब हम लोग बात कर रहे थे क्या बोलते हैं आपका, शुगर के स्ट्रक्चर की, ठीक है। अच्छा, और शुगर के स्ट्रक्चर्स की, आपका फॉस्फेट के स्ट्रक्चर्स की हम लोगों ने बात की थी। तो आपने देखा कि उसमें स्ट्रक्चर जब बनाते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरीके की चेन बनती थी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है और यहां पर आता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो यहां पर सपोज कीजिए अगर बोल रहा है 3-5, तो अगर मैंने एक तरफ यहां पर सपोज करिए यहां पर 5 आ रहा है तो ये जो चेन खत्म हो रही है यहां पर आ रहा है 3 एंड, ठीक है। अब जो दूसरी तरफ का जो चेन होगी उसमें क्या जाएगा? इस तरीके का जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये देखिए आप, ठीक है, ये अगर 5 गया तो इधर आया 3, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक तरफ तो 5-3 की हो गई, ये वाला बता रहा है, और एक तरफ 3-5 की होगी। अब इस चीज को क्लियर समझने के लिए मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर। अपने स्क्रीन पर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए आप। जो आप
अब आप स्ट्रक्चर को देख करके थोड़ा समझ जाएंगे कि एक तरफ जो 5' एंड है और 3' एंड ठीक किस तरफ है और 5' एंड किस तरफ है, और जो दूसरी तरफ की जो है ठीक है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें जो पोजीशन 3 की यहां है वो उसके पैरेलल पोजीशन में अगर हम देखें तो वहां जहां पे 3 की पोजीशन है वहां पे 5 की पोजीशन है, और जहां पर 5 की पोजीशन है वहां पे 3 की पोजीशन है। इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब यहां पर क्या है, पोल से है, ठीक है। तो पोल जो बन रहे हैं वो पोल दूसरे की तरफ जो पोल जा रहा है वो उसके पहले वाले की पोल का दूसरी तरफ की जो पोल है उसका अपोजिट है, ठीक है। ये हो गया एंटी पैरेलल, ठीक है। चलिए डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो गया, आगे देखिए। थर्ड, द बेसिस इन 2 strands are paired through hydrogen bonds to form base pairs, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के बिटवीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बन सकता है, ठीक है। चलिए, क्या मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर नहीं जा रहा हूं इस समय। एडेनाइन इज बॉन्डेड विद थायमिन ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ ट्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, यानी कि एक तरफ का एडेनाइन जो होगा, अगर इधर एडेनाइन है तो दूसरी तरफ के थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। और एक तरफ का ग्वानिन दूसरी तरफ के साइटोसिन के साथ, ठीक है, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। अच्छा, यानी कि मैं यहां लिख के थोड़ा क्लियर भी कर देता हूं कि अगर इधर का ग्वानिन है उधर का साइटोसिन है तो ये तो जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जबकि ग्वानिन और साइटोसिन कितने के साथ जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सो ए प्यूरिन बॉन्ड विद अ पिरिमिडीन ऑलवेज, यानी कि एक तरफ का प्यूरिन और दूसरी तरफ का पिरिमिडीन रहेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो ये थे 3 फीचर्स। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे के फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। देखिए 4th फीचर क्या है, द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन, यानी कि 2 अलग अलग जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन का मतलब क्या हुआ कि राइट से लेफ्ट की तरफ को जाती हुई होती है, ठीक है। कुछ जैसे ये आप देखिए, यहां पर ये मेरा राइट साइड है, इधर से इस तरफ को आती हुई, समझ गए आप, तो राइट हैंडेड फैशन की तरफ होती है, कॉइल्ड होती है, घूमी हुई होती है, ठीक है। पिच ऑफ हेलिक्स इज अबाउट 3.4 nm इन लेंथ, nm माने नैनोमीटर, और क्या बोल रहा है, पिच। तो जो पिच वर्ड आ रहा है, पिच का मतलब हुआ कि जो एक टर्न लेता है ना, जब हेलिक्स एक टर्न लेगा तो एक कंप्लीट टर्न, जब पूरा टर्न ले लेगा, वो जो उसकी जो लेंथ रहेगी वो 3.4 nm की रहेगी। तो पिच का मतलब क्या हुआ कि जो हेलिक्स कंप्लीट टर्न लेता है उसे पिच कहते हैं, राइट। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न, अब एक पिच में या एक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, बेस पेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक तरफ भी, इधर भी नाइट्रोजन का और इधर भी नाइट्रोजन का, तो जब दोनों आपस में जुड़ते तो वो एक बेस पेयर बन गया। तो बेस पेयर कितने होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, मतलब 10 होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज 0.34 nm। अब एक बेस पेयर मतलब एक बेस पेयर, उसके बाद नीचे एक और बेस पेयर, इन 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 nm रहेगी, और टोटल जो एक टर्न के अंदर बेस पेयर रहेंगे वो 10 रहेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 इंटू में 0.34 nm, तो टोटल एक टर्न का कितना बन जाना चाहिए, लेंथ 3.4 nm लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद 5th, द रेशियोज बिटवीन एडेनाइन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट। जो रेशियो रहेगा एडेनाइन और थायमिन का, ठीक, और ग्वानिन और साइटोसिन का, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। देखिए, जितने ए उतने ही टी, जितने सी उतने ही जी, ठीक। अच्छा, यानी कि ए और टी का रेशियो 1 के बराबर है और सी और जी का रेशियो भी 1 के बराबर है, राइट, ठीक है। अच्छा, हाउएवर रेशियो
ए प्लस टी एंड, यहां पे प्लस आना था, कोई बात नहीं, और सी प्लस जी यूजुअली डिफर्स इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक, देखिए ये मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जितने ए हैं उतने ही टी हैं, ये तो क्लियर है। मगर ये देखिए, मान लो मैं एक लाइन यहां बनाता हूं, एक लाइन यहां बनाता हूं, मैं बोलता हूं भाई ए यहां है तो उधर भी एक टी है। अब उसके बाद मान लीजिए यहां पर एक और बार ए है और यहां पर भी टी है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि अगर एक बार ए है तो एक बार टी है, एक बार एक और बार ए है तो एक बार और टी हो गया, यानी कि दोनों ए, जितने ए उतने टी, ये तो क्लियर बात है। ऐसे ही ठीक सी और जी की बात कर लेते हैं। मगर ए टी ये एक हो गया, ठीक है, और ए टी, मान लीजिए अगर ये दो आ रहे हैं किसी एक स्पीसीज के किसी एक जीन में, तो हो सकता है कि सी जी एक ही आए। मतलब अगर ये दो आ गए वाले, तो हो सकता है कि एक इस जीन के अंदर ये वाला जो सी जी का रेशियो आ रहा है वो 1 ही आए। ठीक है, किसी और स्पीसीज में सेम जीन के अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर यहां पे ए टी, मान लीजिए ये टोटल एक जीन के अंदर 5 बार है सपोज, और सी जी जो है, ठीक, ये अब केवल 1 बार ना होकर के 2 बार हो जाए, यानी रेशियो में डिफरेंस हो सकता है। रेशियो अगर सेम हो जाते तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो सेम ना हो जाती। ठीक है, फिर तो सभी सेम हो जाते, सारे के सारी स्पीसीज सेम हो जाती। डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं होते, इन्हीं रेशियोज की वजह से होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 6th फीचर क्या है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। यानी कि जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें एक बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर की तरफ रहता है, मतलब एक ऐसे तो दूसरा ऊपर, फिर ऐसे फिर ऐसे, एक के ऊपर एक, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स, इससे होगा हेलिकल स्ट्रक्चर को मिलेगी स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड लिख रहे हैं, पूरी बात सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। दिस प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर इन एडिशन टू एच बॉन्ड, यानी एच बॉन्ड के अलावा एक और हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने वाला है। वो क्या, कि ऐसे बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक के ऊपर एक अरेंजमेंट में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया, एक बार हम इसको स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर आ रहा है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ा सा रफ स्केच बता देता हूं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखिए पहले तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अच्छा, एक आप डीएनए का जो देख रहे हैं वो कितना है कि 10 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है, और उसके बाद इनमें जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब हो गया कि जो एक तरफ की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरी तरफ की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, वो एक राउंड जो है वो डायमीटर हो गया, तो वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद नंबर ऑफ बेसिस इन वन टर्न 10 होते हैं। लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होती है, यानी कि एक तरफ का आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजन बेस है और जो दूसरी तरफ का नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो 3 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अच्छा। उसके बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेसिस, वो हम यहां डिस्कस कर ही चुके हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और जो है कंप्लीट टर्न का जो लेंथ होने वाली है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलिए, खैर ये था आपका स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर की जो टॉपिक है उसको हम लोग यही एंड कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।